नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, ये हम लोगों के इतिहास का सबसे पहला क्लास है। पहले हम लोग इतिहास की कुछ बेसिक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, फिर चलेंगे अध्याय की ओर। दोस्तों, इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा के दो शब्द इति और हास से मिलकर हुई है। इति शब्द का अर्थ है बीती और हास शब्द का अर्थ है घटना, अर्थात जिस विषय के अंतर्गत हम अतीत में बीती हुई घटना का अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। दोस्तों, यदि संस्कृत की बात करें तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के तीन शब्द इति, ह और आस से मिलकर हुई है। यहाँ इति शब्द का अर्थ है ऐसा ही, ह शब्द का अर्थ है निश्चित और आस शब्द का अर्थ है रूप से था, अर्थात अतीत की वह घटना जो निश्चित रूप से घटी हो उसे ही इतिहास कहते हैं। दोस्तों, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने विश्व में सबसे पहले इतिहास लिखने का काम किया। उन्होंने 430 ईस्वी पूर्व में हिस्टोरिया नामक एक ग्रंथ लिखा। इस पुस्तक को रिसर्चेज या इनक्विनीज के नाम से भी जानते हैं और इसी कारण यूनान के दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास के पिता का उपाधि दिया। दोस्तों, भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की। इसके विषय में मैं आपको दूसरे अध्याय में विस्तार से बताऊंगा। अब आते हैं इतिहास के कालखंड की ओर। दोस्तों, अध्ययन की सुविधा को देखते हुए भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, इसका काल 2500 ईस्वी पूर्व से 647 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का समय हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इसका काल 647 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का था। दोस्तों, इस काल का अंत मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु से माना जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिलने के बाद इस कालखंड की समाप्ति हो गई। इसके अलावा एक भारतीय आंदोलनों और विरोधों का इतिहास था जो कि 1857 से 1947 ईस्वी तक चला। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। आइए चलते हैं अध्याय की ओर। हमारा पहला सवाल है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। दोस्तों, इस प्रश्न के माध्यम से हमें पूछा गया है वे कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। दोस्तों, इतिहास की जानकारी को प्राप्त करने का सबसे पहला स्रोत है मोहर। मोहर लकड़ी, शीशा, तांबा, पत्थर से बनी हुई एक ठोस पदार्थ होती थी जिसमें विशेष प्रकार के चिन्ह अंकित किए जाते थे। इससे विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, संप्रदाय या राजा द्वारा चलाए जाने वाले प्रथाओं का ज्ञान होता है। इतिहास के अध्ययन का दूसरा स्रोत है सिक्का। अलग अलग राजाओं ने अपने अपने शासनकाल में विभिन्न प्रकार के सोने, चांदी व शीशे के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों के द्वारा उन राजाओं के शासनकाल, उनके धर्म, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास के अध्ययन का तीसरा स्रोत है अभिलेख। दोस्तों, प्राचीन काल में राजा महाराजा जब किसी भी बड़े महान कार्य को करते थे तो वे इनसे संबंधित बातें दीवार पर, खंबे में, तांबे के पत्थरों में या खंबे पर लिखवा देते थे। इन्हीं लेखों को अभिलेख के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए इलाहाबाद से प्राप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपने दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखवाया था। इतिहास के अध्ययन का चौथा स्रोत है ग्रंथ एवं साहित्य। दोस्तों, प्राचीन राजाओं के दरबार में बहुत सारे विद्वान होते थे जो उनके बारे में लिखा करते थे। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले मेगास्थनीज और चाणक्य ने अर्थशास्त्र और इंडिका जैसी पुस्तकों की रचना की, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा समय समय पर इब्ने बतूता, अल-बरूनी, ह्वेनसांग, इत्सिंग जैसे विदेशी यात्री भारत आए और उस समय के भारत की विशेषता का वर्णन अपने अपने यात्रा वृत्तांतों में किए। तो ये था प्राचीन इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत। हमारा अगला सवाल है, एक इतिहासकार एवं एक वैज्ञानिक कार्य में क्या समानता है, अर्थात किस प्रकार एक वैज्ञानिक और एक इतिहासकार एक समान रूप से कार्य करते हैं। दोस्तों, एक इतिहासकार एवं एक वैज्ञानिक के कार्य करने के तरीके लगभग एक समान हैं। इन्हें हम लोग निम्नलिखित तर्कों के आधार पर समझ सकते हैं। जिस तरह एक वैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित तथ्यों को समझने के लिए उनके बीच होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है,
ठीक उसी प्रकार एक इतिहासकार किसी घटना की जानकारी के लिए उस घटना पर शोध करते हैं। दूसरा तर्क यह है, जिस तरह एक वैज्ञानिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसी तरह एक इतिहासकार इतिहास की घटनाओं पर तर्क करके उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। एक बात हम यह भी कह सकते हैं, जिस प्रकार एक वैज्ञानिक शोध के आधार पर सिद्धांत देते हैं, उसी प्रकार इतिहासकार तर्क के आधार पर अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार उपयुक्त तर्क को देखते हुए हम कह सकते हैं एक इतिहासकार और एक वैज्ञानिक के कार्य करने के तरीके बहुत हद तक एक समान हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए आज के क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। आगे के सभी प्रश्न और उत्तरों को लेकर फिर अगली वीडियो में आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।